हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो प्रश्नों को लिया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में जो प्रश्न हम आपको करवाएंगे वह सभी बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो है वह आधुनिक भारत का इतिहास जो है, जिसमें कि आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आता है और उसके पहले का कुछ समय के क्वेश्चन हैं, तो उनको शामिल किया है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखेगा, आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से प्रश्न देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो पुर्तगाली थे उनका जो है कि प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था। ऑप्शन है डियाज या वास्को डिगामा या अल्मीडा या अल्बुकर्क। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो पहला वायसराय हुआ था भारत में वह अल्मीडा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कौन हुआ था? तो अल्मीडा हुआ था। तो इसको आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपका दिया है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैत हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो कौन करता था? डच करते थे, फ्रांसीसी करते थे, कि पुर्तगाली करते थे, कि अंग्रेज़ करते थे, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो देखिए, अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी में जो है वह समुद्री डकैती हेतु जो है वह हुगली का उपयोग जो है वह आपके पुर्तगाली करते थे। कौन करते थे? तो पुर्तगाली इसका उपयोग करते थे, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से अंग्रेज़ों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो कौन सा ऐसा अंग्रेज था जिसको कि जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ऑप्शन है हाकिंस या सर टॉमस रो या एडवर्ड टेरी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो आपका खान के उपाधि से सम्मानित किया गया था वह हॉकिंस को किया था। किसको किया था? तो जहांगीर ने जो है वह हॉकिंस को किया था। तो इसको आप याद रखिएगा। हॉकिंस जो था यह आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का एक व्यापारी था, और वह जो है कि बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत आया था, और अप्रैल 1608 में वह आगरा में मुग़ल सम्राट जहांगीर को भेंट किया था, और जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब तथा फिरंगी खां मतलब इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो इसको आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, यह जो प्रश्न है वह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो साथ में हम आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहे हैं उसको भी आप एक जगह नोट करते चलिएगा, क्योंकि यह सभी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं प्रश्न। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो देखिए, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वह सूरत में किया था। जी हाँ दोस्तों, सूरत में उन्होंने स्थापित किया था। तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो कैप्टन विलियम हॉकिंस ने सूरत से मुगल दरबार पहुंचा था, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका था। पहले जो है कि 1608 ईस्वी में ही जो है वह हॉकिंस ने प्रयास किया था, लेकिन वह वहाँ पर उसको जो है कि अनुमति नहीं मिली थी, जिसके बाद वह फैक्ट्री नहीं स्थापित कर सका। उसके बाद 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप जो है वह स्वालप्पी पहुंचा, और मुगल गवर्नर ने वहां पर व्यापार करने की अनुमति में वह सफल हो जाता है। वह अपनी अनुमति ले लेता है, और 1612 ईस्वी में पहली फैक्ट्री जो है वह अंग्रेज़ों की सूरत में लग जाती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालप्पी के स्थान पर हराया था। तो कौन सा ऐसा जो है कि अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को जो है कि स्वाली के स्थान पर हराया था। तो इसका सही आंसर आपका है
थॉमस बेस्ट। जी हाँ दोस्तों, किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने हराया था। तो इसको आप याद रखिएगा, यहाँ पर बी वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो कौन सा मुगल शासक था जिसके समय थॉमस रो भारत आया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जहांगीर के समय। जी हाँ दोस्तों, जहांगीर के समय जो है वह थॉमस रो भारत आया था। और दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह किस वर्ष पटना में अपनी जो है कि पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? तो वह दोस्तों की थी कब? तो यह किया था 1632 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? तो देखिए सेम प्रश्न आपका आया है, बस यह जो पीछे का प्रश्न हम करवाएं यह आपका बीपीएससी द्वारा, यह जो प्रश्न था यह बीपीएससी द्वारा 2019 में पूछा गया था। और यही सेम प्रश्न जो है वो बीपीएससी द्वारा जो है कि 2023 में पूछा गया था। तो इसलिए बीपीएससी के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों वह आपके रिपीट होते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर करना बहुत ही ज़रूरी है। और यह जो भी प्रश्न हम लेकर के आए हैं सब बीपीएससी द्वारा जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए प्री के उनके प्रश्नों को शामिल किया है। तो इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। तो देखिए इसका आंसर आपका 1632 ईस्वी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए। अगला प्रश्न आपका है कि सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऐसा मुगल शासक था जो कि ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो वह था औरंगजेब। जी हाँ दोस्तों, कौन हो जाएगा? तो औरंगजेब ने जो है वह ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था। तो यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक आपका कारण था? ऑप्शन आपका दिया गया है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, या जो है कि ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, या कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, या जो है कि आपका अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण जो था वह अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। जी हाँ दोस्तों, डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का जो अधिग्रहण था यही तात्कालिक कारण था कर्नाटक युद्ध का। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि 1760 का प्रसिद्ध वाडीवाश का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो जो वाडीवास का युद्ध था, वांडीवास का, यह किसके द्वारा लड़ा गया था? तो किसके खिलाफ लड़ा गया था अंग्रेजों द्वारा? तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो यह फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। जी हाँ दोस्तों, ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। फ्रांसीसियों के विरुद्ध यह युद्ध लड़ा गया था। तो यह ए वाला ऑप्शन सही है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप एक कॉपी बना लीजिए और उस पर जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो आपको नहीं आ रहे हैं प्रश्न, उनको आप शॉर्ट में लिखते चलिए। इससे क्या होगा कि जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। और दोस्तों जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा हो उसका स्क्रीनशॉट आप जरूर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लीजिए, जिससे कि सभी प्रश्न आपको अच्छे से तैयार हो जाएं। अगला प्रश्न है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस युद्ध पर हस्ताक्षर किए गए? तो देखिए अगर हम बात करें तो बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर, युद्ध बोल दिया यहाँ पर, किस संधि पर लड़ाई हस्ताक्षर किया गया था? तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो वह आपकी हो जाएगी इलाहाबाद की संधि। जी हाँ दोस्तों, बक्सर की लड़ाई जो हुई थी यह अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुई थी, जो कि मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना
तथा अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था और इसमें जो है कि आपका युद्ध में अंग्रेज़ विजयी रहे थे और ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व है वह हेक्टर मुनरो कर रहा था। इसको याद रखिएगा कि जो आपका बक्सर की लड़ाई हुई थी उसमें अंग्रेज़ों की तरफ से हेक्टर मुनरो जो था वह नेतृत्व कर रहा था। और जब यह युद्ध समाप्त होता है तो उसके बाद इलाहाबाद संधि होती है जो कि 1765 ईस्वी में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वर्ष यहाँ पर बताना है। इसमें टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो मंगलुरु की संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया था? तो यह आपका किया गया था 1784 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है वह मंगलुरु में 1784 ईस्वी में यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए थे। और जो है कि यहाँ पर इस संधि, जब यह संधि होती है तो उसके बाद द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो किस क्षेत्र से जो है यूरोप वासियों को अधिकतम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? ऑप्शन है बिहार, गुजरात, बंगाल या मद्रास। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो सोरा प्राप्त होता था वह आपका बिहार से होता था। जी हाँ दोस्तों, बिहार से जो है कि यूरोप वासियों को अधिकतम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो देखिए वही प्रश्न है, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो अंग्रेजी शासनकाल में भारत में अफीम के लिए जो प्रसिद्ध स्थान था वह आपका बिहार था। तो ये वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने जो है वह मुर्शिदाबाद का जो उपदीवान बनाया था वह आपका बनाया था मोहम्मद रजा खान को। किसको? मोहम्मद रजा खान को जो है वह उसने जो है कि आपका उपदीवान बनाया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो जो है कि कब दीवानी प्रदान की गई थी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। जी हाँ दोस्तों, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को जो है वह सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है उसके साम्राज्य की सीमा थी। तो उसके साम्राज्य की सीमा कहाँ तक थी? तो देखिए ऑप्शन दिया है चांदनी चौक से पालम तक, दिल्ली से बिहार तक, पेशावर से बिहार तक, पेशावर से वाराणसी तक। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों तो बहादुर शाह जफर के बारे में यह नहीं कहा जाता था, बल्कि जो है कि मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में एक कहावत प्रसिद्ध थी जिसमें कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ता पालम। यह प्रसिद्ध था कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, अर्थात शाह आलम के शासन काल में मुग़ल साम्राज्य सिकुड़ते सिकुड़ते जो है वह दिल्ली के लाल किले से लेकर के पालम तक जो है कि वह था। तो इसमें अगर हम सही आंसर की बात करें तो कोई नहीं, डी वाला हो जाएगा। यह प्रश्न ही गलत पूछा गया है। यहाँ पर अगर दोस्तों दिया रहता, यहाँ पर अगर शाह आलम द्वितीय दिया रहता तो शाह आलम द्वितीय के लिए यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाता कि दिल्ली के लाल किले से लेकर चांदनी चौक से पालमपुर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर बहादुर शाह जफर दिया है। तो यह इसका आंसर गलत है। तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए। इसमें जब यह बीपीएससी द्वारा पूछा गया था तो इसमें सबको जो है कि जनरल मार्क दे दिया गया था, सबको 1 नंबर मिल गया था। तो इसलिए इसको छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न है रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था।
तो रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था? शाह शुजा से, या जो है कि आपका जमा शाह से, या दोस्त मोहम्मद से, या शेर अली से। तो देखिए अगर हम बात करें तो यह जो प्राप्त किया था वह शाह शुजा से किया था। जी हाँ दोस्तों, शाह शुजा से जो है वह रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को प्राप्त किया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? श्रीरंगपट्टनम में, बेंगलोर में, मैसूर में, या कोयम्बटूर में। तो देखिए अगर हम बात करें टीपू सुल्तान के बारे में तो वह जो अपनी राजधानी बनाया था वह श्रीरंगपट्टनम को बनाया था। जी हाँ दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम को जो है वह टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाया था। तो इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ये 20 प्रश्न ही देखेंगे और दोस्तों आप इन 20 प्रश्न को 2-3 बार रिपीट करके अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि 1 से 2 नंबर का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों वीडियो 2-3 बार देखेंगे तो आपको जो है कि प्रश्न अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। और जो हमने पीछे आपको बताया कि आप एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाए रहेंगे तो आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।